आज हम कवर करने वाले हैं सेल के रिलेटेड सारे के सारे फैक्ट्स, चाहे वो सेल के स्ट्रक्चर के साथ जुड़े हुए हैं, उसके डिस्कवरी के साथ जुड़े हैं या फिर उसके फंक्शन के साथ रिलेटेड है। सब फैक्ट्स को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, वो भी एग्जामिनेशन को पॉइंट ऑफ व्यू में लेते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले सेल यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर। कोई भी लिविंग बॉडी है ना, वो सेल से ही बनी हुई होती है। जैसे कोई भी मैटर होता है वो एटम से बना होता है ना, वैसे ही लिविंग बॉडी बनी हुई होती है सेल से। इसीलिए सेल को कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, और साथ ही इसे कहा जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जब भी हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं ना, उस स्टडी को कहा जाता है साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। अब हर एक ऑर्गेनिज्म में सेल तो होते ही हैं। जब लाइफ शुरू हुई थी तो वो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले बने जिनकी बॉडी में एक सेल होता है। फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया तो बॉडी में सेल का नंबर इंक्रीज होता गया, है ना। अगर आपने ह्यूमन की थियरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा कि पहले सिंगल सेल आया था और फिर उसके बाद बड़े सारे सेल्स बने थे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है उसे कहा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में एक से ज्यादा बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हें कहा जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम ह्यूमन के बारे में बात करें तो ह्यूमन बॉडी में 40 ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। 40 ट्रिलियन, और 40 ट्रिलियन का मतलब 40 के साथ 12 जीरो और लगाओ, उतने सेल्स ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। मतलब 4 × 10⁻13। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार सेल को डिस्कवर किया था 1665 में। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया था ना, वो एक डेड सेल था। क्योंकि उन्होंने कॉर्क से, जो वुडन कॉर्क होती है ना, उसके एक पतली सी स्लाइस ली थी और वहां से सेल को डिस्कवर किया था। जो वुडन कॉर्क है तो वो डेड होता है, डेड वाला सेल इनने डिस्कवर किया था। लेकिन सेल का नाम भी रॉबर्ट हुक ने ही रखा था। फिर 1674 में एंटोन वॉन लेवनहुक आते हैं, जो डेड सेल के बजाय लिविंग सेल की डिस्कवरी करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था बायोलॉजी में कि ऑलरेडी एक सेल तो एग्जिस्टिंग था ही कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेकिन एंटोन वॉन लेवनहुक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। फिर बाद में सेल की थियरी अलग अलग से दी थी। शेल्डन और श्वैन ने, दोनों ने अलग अलग से सेल की थियरी दी। बेसिकली शेल्डन ने प्लांट सेल को स्टडी किया था, इसे एक्सप्लेन किया था, जबकि श्वैन ने एनिमल सेल को स्टडी किया था। शेल्डन की थियरी 1838 में आई और श्वैन की थियरी 1839 में आई। इन दोनों की थियरीज को कंबाइन करके बनाया गया सेल थियरी, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों को कंसीडर करते हुए। तो डेट इसकी 1838 to 1839 कही जाती है। ठीक है, तो सेल किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक। लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया? एंटोन वॉन लेवनहुक। और सेल की थियरी किसने दी? शेल्डन एंड श्वैन ने। आगे चलते हैं, नेक्स्ट डिस्कवरीज के बारे में देखते हैं। अभी सेल तो डिस्कवर हो गया, लेकिन सेल का कंट्रोलर ऑर्गन जो होता है ना, उसे न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। सेल के डिस्कवर होने के बहुत देर बाद में न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। सेल हमारे पास 1665 में आया, जबकि 1831 में न्यूक्लियस आया। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोटोप्लाज्म।
सबसे पहले ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर जो जेलिस सा बेस प्रेजेंट होता है उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। और सेल के अंदर, मान लीजिए ये सेल है, तो सेल के अंदर जो बेस प्रेजेंट होता है उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ। और मान लीजिए सेंटर में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। सेल की बेस साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस के अंदर की जो बेस होती है इसे कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को दोनों इकट्ठा कर दिया जाए तो उस वाली टर्म को कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। मतलब प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म है। परकिंजी ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म की टर्म दी थी और डिस्कवरर जो थे प्रोटोप्लाज्म के थे वो थे जुडार्डिन। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज को डिस्कवर किया गया था कैमिलो गोल्गी द्वारा और ये डिस्कवर किया था 1898 में। देन वॉल्डियर ने 1888 में क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया। शिम्पर ने क्लोरोप्लास्ट को 1883 में डिस्कवर किया। G.E. पैलेडे ने राइबोसोम्स को 1955 में डिस्कवर किया। C.D. ड्यूट ने लाइसोसोम्स को डिस्कवर किया। T. बावरी ने सेंट्रोसोम को। रिचर्ड आल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया जो था वो बेंडा ने रखा। ठीक है, अच्छा, एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है स्ट्रासबर्गर। ये जो साइंटिस्ट है 1884 में ये साइंटिस्ट आए। इन्होंने ये बताया कि जब भी एक ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरी वाली जनरेशन में आते हैं तो वो इनहेरिटेंस का जो रोल होता है ना वो मेन न्यूक्लियस की वजह से ही होता है। मतलब न्यूक्लियस इज रिलेटेड टू इनहेरिटेंस। मतलब जो क्रोमोसोम्स डीएनए वाला मटेरियल होता है ना वो सारा का सारा न्यूक्लियस के अंदर होता है। नॉल और रस्का के बारे में बात करूं तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया 1931 में। और रुडोल्फ वर्चो ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि एक सेल जो होता है ना वो अराइज तो होता है लेकिन प्री एग्जिस्टिंग, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है ना सेल, अगर नया सेल बनाना है तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल से ही नया सेल बनेगा। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट्स और उनके कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ये रॉबर्ट हुक, एंटोन वॉन लिवनहॉक की सेल को डिस्कवर किसने किया, लिविंग सेल कौन लेके आया, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, देन हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के डिस्कवरर कौन है, देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का भी काफ़ी बार पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर किया। ठीक है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलो तो आपको कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, क्योंकि क्या पता कहाँ पर एग्जामिनर कहाँ से क्या पूछते। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इनके नंबर बहुत कम होते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर एनिमल सेल में बहुत ज़्यादा, मतलब ठीक नंबर होता है एनिमल सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसी ऑर्गेनेली होती है प्लांट की जहां पर एनर्जी बनती है, जहां पर जो शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होके एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, और वो होता कहां पर है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल में जिसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा प्रेजेंट होगा। प्लांट सेल को चाहिए कम एनर्जी तो उसे माइटोकॉन्ड्रिया भी कम चाहिए। एनिमल सेल को चाहिए ज्यादा एनर्जी तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। अब क्यों एनिमल सेल ज्यादा एक्टिविटी करता है?
क्योंकि एनिमल सेल को अपनी बॉडी के अंदर के फंक्शंस तो कैरी फॉरवर्ड करने ही करने हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हें कितनी मोटिलिटी हमें मूव करना है, हमें एक्टिविटीज करनी है, जबकि प्लांट सेल को बस अपनी जगह पे खड़े रह के फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना है ना। प्लांट सेल जो होते हैं वो बड़े होते हैं एनिमल सेल से, थोड़े साइज में बड़े होंगे, जबकि एनिमल सेल जो होते हैं वो प्लांट सेल से थोड़े छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये है मेजर डिफरेंस प्लांट सेल और एनिमल सेल का। अब हम पढ़ने वाले हैं कि सेल्स के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पर सेल वॉल के बारे में बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया, न्यूक्लियस के बारे में, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया, वैक्यूल के बारे में बताया। ये हम पढ़ने वाले अब डिटेल में। अब डिटेल में ये नहीं कि थ्योरेटिकल में एक्सप्लेनेशन देती जाऊंगी, बस वन लाइनर वाली अप्रोच, और वही वन लाइनर जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो किसी सेल से ही बना होता है, उसका बेसिक यूनिट सेल ही होता है। अब प्लांट भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। प्लांट भी सेल से ही बना होगा और एनिमल भी सेल से ही बना होगा, बेसिक यूनिट तो सेल ही रहा होगा। लेकिन प्लांट सेल और एनिमल सेल में काफी सारे डिफरेंसेस हैं, जिन्हें अभी हम डिकोड करेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस है क्या क्या। ठीक है, दोनों का सेल है, तो सेल तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ही है। देखिए, सेल वॉल प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में मौजूद होती हैं। मतलब प्लांट सेल में एक जो आउटर कवरिंग होती है उसे कहा जाता है, आउटर कवरिंग दोनों में, प्लांट सेल में भी एनिमल सेल में भी, इसे कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसे कहा जाता है सेल वॉल। ओके, नेक्स्ट, प्लांट सेल में हमारे पास एक लार्ज वैक्यूल मतलब वाटर का वैक्यूल प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में बड़ा वाटर वैक्यूल प्रेजेंट होगा। वहीं दूसरी तरफ एनिमल सेल में पानी के जो वैक्यूल्स होते हैं ना, वो छोटे छोटे होते हैं, काफी ज्यादा होंगे नंबर में, लेकिन होते छोटे छोटे हैं। जबकि प्लांट सेल में बड़ा सा होगा, 2 या 3 या 1 भी हो सकता है, लेकिन वह बड़ा सा होगा। नेक्स्ट, प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस होता है ना, यानी कंट्रोलिंग ऑर्गन, वो प्लांट सेल में पेरिफेरी में, यानी कि बाउंड्री की तरफ प्रेजेंट होता है। जबकि एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल की तरह साइड पे प्रेजेंट नहीं होता। अब प्लांट सेल में साइड पे इसलिए मौजूद होता है क्योंकि प्लांट सेल में ज्यादा स्पेस जो होता है वो वाटर वैक्यूल कवर कर देता है, इसीलिए प्लांट सेल में न्यूक्लियस को खुद साइड पे खिसकना पड़ता है, और एनिमल सेल में सेंटर में ही होता है। प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये प्लास्टिड्स क्या बला है? प्लास्टिड्स बेसिकली आपको पता होना चाहिए, प्लांट्स में ना, प्लांट्स के डिफरेंट कलर होते हैं। प्लांट्स के लीव्स का कलर ग्रीन होता है, फ्रूट का कलर डिफरेंट होगा, फ्लावर का कलर डिफरेंट होगा। तो वो जो कलरिंग एजेंट होता है ना प्लांट का, वो सारा का सारा स्टोर होता है प्लास्टिड में। तो वो प्लास्टिड जो होते हैं वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एनिमल में एज सच कोई प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होता, कोई क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता जो एनिमल को डिफरेंट कलर दे सके। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो सेल की बाहर वाली कवरिंग होती है। ये प्लांट सेल में भी होती है, ये एनिमल सेल में भी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से, इसीलिए इसे कहा जाता है लिपोप्रोटीन वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब कि ये स्पेसिफिक चीजों को सेल के अंदर आना भी अलो करेगी और सिलेक्टिव चीजों को बाहर जाने भी देगी।
लेकिन कुछ चीजों को ये बिल्कुल ना एंट्री देगी ना एग्जिट होने देगी। ठीक है, अच्छा ये भी सुन लीजिएगा, अगर किसी सेल के अंदर की तरफ कोई चीज आती है उसे कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। सेल के अंदर की तरफ चीज जब कोई आती है उसे कहा जाता है एंडोसाइटोसिस, लेकिन सेल से बाहर की तरफ जब कोई चीज जाती है तो उसे कहा जाता है एक्सोसाइटोसिस। एक आ गया एंडोसाइटोसिस, मतलब सेल के अंदर जब कोई चीज आई और सेल से जब बाहर गई तो वो बन गया एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिव चीजों की ही एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस अलो करेगी। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे कवर करती है? ऑब्वियसली वो सेल को तो कवर कर रही है, लेकिन सेल के जो अंदर प्रोटोप्लाज्म मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। इन दोनों के बारे में जब बात की जाती है तो ये दोनों ही मिलके प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। साइटोप्लाज्म के बारे में बात करूं तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो जेलेटिनस लिक्विड होता है जो हमारे सेल के अंदर, यानी कि सेल की बाहर वाली कवरिंग क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है, जेलिस सा होता है। अब ये जेलेटिनस लिक्विड जो होता है ये बनता है वाटर, सॉल्ट और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। इनफैक्ट चाहे सेल के अंदर कोई भी चीज है ना, चाहे न्यूक्लियस है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया है, वो सब कुछ साइटोप्लाज्म के ऊपर ही होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है ये न्यूक्लियस के अंदर का जेल कहलाता है। न्यूक्लियस का दूसरा नाम कैरियो भी है, इसीलिए इसे कैरियोप्लाज्म भी कहा जाता है। और प्रोटोप्लाज्म तो अब मैं आपको ये थर्ड टाइम बता रही हूं कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। इनफैक्ट एक ऑर्गेनिज्म को आप लिविंग तभी कह सकते हो जब उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भी है और साइटोप्लाज्म भी है, लेकिन जब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों ही सिकुड़ जाएंगे ना तो वो सेल लिविंग नहीं होता, फिर वो डेड सेल कहलाता है। अब प्लांट सेल में मैंने आपको बताया, जब मैं डिफरेंस पढ़ा रही थी प्लांट सेल और एनिमल सेल का, कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में से प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर से एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है और उस एक्स्ट्रा कवरिंग को सेल वॉल कहा जाता है। सेल वॉल, एक्स्ट्रा कवरिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होती है उसे कहा जाता है सेल वॉल। सेल वॉल सेल्यूलोज का बना हुआ होता है और सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट ही है। एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट पेरिफेरी की तरफ चला जाता है और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है, और ये भी परमिएबल होता है। ठीक है, तो ये था कुछ कवरिंग के बारे में और कुछ प्लाज्म के बारे में, जो भी जेलिश मटेरियल था। अब बारी आती है न्यूक्लियस की, कंट्रोल रूम जिसे कहा जाता है सेल का। जो न्यूक्लियस होता है स्टूडेंट्स, इसे कंट्रोल रूम कहा जाता है या इसे ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है और उस जेनेटिक मटेरियल को हम डीएनए कहते हैं। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल तो प्रेजेंट है ही है, डीएनए तो प्रेजेंट है, लेकिन वो डीएनए खुद किसके अंदर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन्स में डीएनए प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के बाहर की कवरिंग को कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर का जेलिश मटेरियल कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस को भी कंट्रोल करता है इसे कहा जाता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूक्लियस के बारे में मेन चीज है। और डिस्कवरी के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया
अभी मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये मेजर साइट होता है जहां पर एनर्जी बनेगी, जहां पर सेल जो है वो क्या बनाएगा, एनर्जी। अब एनर्जी तो सेल बनाएगा, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। इनफैक्ट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस होता है, और रेस्पिरेशन भी दो किस्म की होती है, एक होती है एरोबिक, एक होती है एनारोबिक। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसकी मदद से ये एनर्जी बनाता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, जिसे कहा जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी को कहा जाता है ट्रैफिक कंट्रोलर। अभी मैंने आपको बताया कि गोल्गी बॉडी को जिसने डिस्कवर किया था उनका नाम है स्टूडेंट्स कैमिलो गोल्गी। ठीक है ना, 1898 में इन्होंने गोल्गी बॉडीज को डिस्कवर किया था। ये जो गोल्गी बॉडी होता है ना, ये ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद कराता है। ट्रांसपोर्टेशन किस चीज की ट्रांसपोर्टेशन, प्रोटीन्स की ट्रांसपोर्टेशन में गोल्गी बॉडीज मदद कराता है। साथ ही साथ गोल्गी बॉडी जो होता है वो लाइसोसोम्स को बनाने में मदद कराता है, कॉम्प्लेक्स शुगर और हार्मोन को भी बनाने में गोल्गी बॉडीज मदद कराता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। यहाँ पर प्रोटीन बनता है और यहाँ पर इसीलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जा रहा है। और राइबोसोम्स एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके बाहर से कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम्स को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करूं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, ये एक डबल मेम्ब्रेन वाली ट्यूब या बैग वाली स्ट्रक्चर होते हैं जो किसी भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये दो किस्म के होते हैं। एक वो वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके बाहर से राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं, इन्हें कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन एक वो वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके बाहर कोई राइबोसोम नहीं प्रेजेंट, उसे कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, लाइसोसोम्स के बारे में बात करूं तो लाइसोसोम्स को कहा जाता है सुसाइडल बैग, क्योंकि इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर सेल के अंदर कोई भी खराबी आ गई है ना, तो उस खराबी वाले ऑर्गेनेली को ही खत्म कर डालेगा लाइसोसोम। ये ऐसे केमिकल्स को, ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्क्रीट करेगा कि वो जो डेड वाला सेल ऑर्गेनेली होगा या जो अच्छे से फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा उसे ही ये खा जाएगा। लेकिन साथ ही साथ अगर सेल में ही खराबी पड़ जाए ना, तो लाइसोसोम्स फिर डाइजेस्टिव एंजाइम को तो स्क्रीट करेंगे लेकिन सेल को भी खत्म करेंगे और खुद भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए तो कहा इसे सुसाइडल बैग। ठीक है, जैसे घर पे डस्टबिन होता है ना, कोई भी कचरा होता है हम डस्टबिन में डालते हैं, तो वैसे ही लाइसोसोम्स में सारे अनवांटेड चीजें यहां पर डाली जाती है, लेकिन लाइसोसोम जो है उन चीजों को डिजेनरेट कराने में भी मदद करता है। प्लास्टिड्स जो थी, मैंने अभी बताया कि प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती हैं, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। प्लास्टिड जो होती हैं ये तीन किस्म की होती हैं, एक क्लोरोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट, एक ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को ग्रीन प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन प्लास्टिड होता है, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड होता है और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये से प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, ये प्लांट को ग्रीन कलर देता है और ग्रीन कलर इसलिए देता है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए ये ग्रीन कलर देगा।
क्रोमोप्लास्ट जो होता है इसके अंदर कलर्ड प्लास्टिड मौजूद होते हैं, तो ये फ्लावर्स को कलर देना है या फ्रूट को कलर देना है, वो कलर देने का काम क्लोरोप्लास्ट का होता है। और ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बात करूं तो ल्यूकोप्लास्ट कलर तो नहीं देता क्योंकि ये खुद कलरलेस है, लेकिन हाँ अगर एक्स्ट्रा फैट या एक्स्ट्रा स्टार्च को स्टोर करके रखना है तो वो ल्यूकोप्लास्ट कर देता है, ठीक है। और प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। काफी बार एग्जाम में सवाल ऐसे भी आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्लांट सेल, तो 4 ऑप्शंस आपको दे देगा कि इनमें से कौन सा वाला प्लांट सेल के लिए ट्रू है या एनिमल सेल के लिए ट्रू है ना, तो वहां पर ये पॉइंट आ सकता है। अब सेल की डिस्कवरी किसने की या सेल की डिफरेंट ऑर्गेनेलीज कौन कौन से होती हैं, कौन सी ऑर्गेनेली का काम क्या है, ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम सेल के बारे में जानेंगे। सबसे पहला फैक्ट है सबसे छोटा सेल, स्मॉलेस्ट सेल कहा जाता है माइकोप्लाज्मा को। माइकोप्लाज्मा एक किस्म का बैक्टीरिया है जो शुरुआत में जब ऑब्वियसली जब लाइफ शुरू हुई होगी तो सबसे पहले छोटा ऑर्गेनिज्म आया होगा, तो ये वैसा वाला ऑर्गेनिज्म है। सबसे लार्जेस्ट सेल जो होता है वो ऑस्ट्रिच एग सेल होता है, उसे सबसे लार्जेस्ट सेल बोला जाता है। ओल्डेस्ट लिविंग सेल जो है वो डीनोकोकस रेडियोड्यूरेंस को कहा जाता है। ऐसा सेल जो सबसे तेजी से ग्रो करता है वो ई कोलाई है। सबसे कॉम्प्लेक्स सेल कहा जाता है न्यूरॉन को, जो ब्रेन सेल भी कहलाते हैं बेसिकली। सिंप्लेक्स सेल जो होते हैं वो हमारे पास सिंपलेस्ट सेल्स जो हैं वो बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया में भी कौन सा, माइकोप्लाज्मा। इंसान की बॉडी में सबसे छोटा सेल कौन सा है, देखो कहीं पे लिखा होगा स्पर्म सेल, कहीं पे लिखा होगा प्लेटलेट और कहीं पे लिखा होगा किडनी सेल। स्पर्म सेल, प्लेटलेट और किडनी सेल तीनों ही ह्यूमन बॉडी के छोटे सेल्स हैं, लेकिन अगर आप इनमें भी क्रोनोलॉजी देखो तो सबसे छोटा स्पर्म सेल होता है, फिर इससे थोड़ा बड़ा प्लेटलेट होता है और इससे थोड़ा बड़ा किडनी का सेल होता है, ठीक है। अगर प्लेटलेट और स्पर्म सेल ऑप्शन में नहीं होगा तो आंसर किडनी सेल रहेगा, अगर किडनी सेल नहीं होगा ना स्पर्म सेल होगा तो प्लेटलेट होगा, और अगर ये तीनों ही ऑप्शन में होंगे तो आप स्पर्म सेल को टिक करोगे, ठीक है। इंसान की बॉडी का सबसे छोटा सेल पहले स्पर्म सेल है, फिर प्लेटलेट है, फिर किडनी सेल्स। और इंसान की बॉडी में सबसे बड़ा, सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है, ह्यूमन नर्व सेल। जो हमारा नर्व सेल होता है ना वो सबसे लॉन्ग होता है, लॉन्ग। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि लार्जेस्ट सेल ह्यूमन की बॉडी का कौन सा है, तो वो है स्टूडेंट्स फीमेल गैमेट, यानी कि ओवम या एग जिसे कहा जाता है। इंसान की बॉडी, ओके, स्मॉल सेल्स के बारे में तो हमने बात कर दी। कुछ सेल्स हमारी बॉडी में ऐसे होते हैं जो रिजनरेट करने की पावर रखते हैं, जैसे हमारे स्किन सेल्स या गट की डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सेल्स होते हैं उनके अंदर पावर होती है कि वो रिजनरेट कर सके, लाइक और स्किन। और सेल जो होते हैं, अगर एक सेल को दूसरे सेल तक अपना मैसेज पहुंचाना है तो वो कैसे पहुंचाएगा, वो केमिकल सिग्नल्स भेजेगा, हार्मोन्स भेजेगा या न्यूरोट्रांसमीटर्स की मदद से एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेशन करता है। कुछ शेप्स के बारे में जान लेते हैं, फैक्ट्स। नर्व सेल जो होते हैं वो सबसे, नर्व सेल या जिन्हें हम न्यूरॉन कहते हैं, ये लॉन्ग ब्रांच्ड से सेल होते हैं। मसल सेल जो होते हैं ये इलोंगेटेड, लंबे लंबे हैं, लेकिन ये सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। आरबीसी जो होते हैं वो डिस्क लाइक शेप के होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, मतलब इनका कोई एग्जैक्ट शेप नहीं है। एपिथेलियल सेल जो होते हैं, मतलब स्किन वाले सेल्स, वो स्क्वैमस यानी फ्लैट, क्यूबॉइडल बॉक्स शेप के, और कॉलमनर मतलब एक के बाद एक क्यूबॉइड के बॉक्सेस लगाए हुए हैं, वैसे वाले सेल्स होते हैं। स्पर्म सेल जो होते हैं ये स्ट्रीमलाइंड होते हैं। स्ट्रीमलाइंड का मतलब जैसे आपने ये
फ्रॉग का टैडपोल वाली स्टेज देखिए कैसी होती है, वो लार्वल वाली स्टेज, ठीक है। तो ऊपर थोड़ा इस तरीके से, तो ऐसा होता है स्पर्म सेल, या इसे इनफैक्ट नॉब द थ्रेड लाइक शेप भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो स्मॉल इरेगुलर शेप के सेल्स होते हैं। स्टेम सेल जो होते हैं वो राउंड है, ओवल शेप के हैं, और इनके अंदर एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्योंकि स्टेम सेल जो हमारी बॉडी के कर्ता धर्ता होते हैं, इन्हें बाद में डिफरेंशिएट होना है, डिफरेंट किस्म के सेल्स बनना है, इसीलिए लार्ज न्यूक्लियस है यहाँ पर। कैंसर सेल जो होते हैं ये एबनॉर्मल शेप के सेल होते हैं, इनका न्यूक्लियाई भी इरेगुलर सा होता है, और इनके अनकंट्रोल्ड ग्रोथ और डिवीजन होती रहती है। एग सेल जो होते हैं ये स्फेरिकल होते हैं या फिर राउंड होते हैं, स्फेरिकल गोलाकार के होते हैं। और विब्रियो कोलरा वाला सेल एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका सेल जो है वो कॉमा शेप्ड का है, क्वाइट अनकॉमन, ये कॉमन नहीं है कॉमा शेप्ड का होना। सो दिस इज ऑल अबाउट फैक्ट्स ऑफ सेल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इस वीडियो को आपके अगर कोई भी दोस्त है जो, या आपके कोई साथी भाई बहन कोई भी, अगर वो किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कम्पिटिटिव के लिए, तो ये वीडियो उनके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर करना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। एंड स्टूडेंट्स, इनके आपको नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी विद तमन्ना, ठीक है। वहाँ पर आपको इसके नोट्स जो हैं सेम मेरे हैंड रिटन फॉर्म में आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।